आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी वर्सेस बाईपास। एंजियोप्लास्टी मरीज़ की कब हो या बाईपास कब की जाए। जब ये क्वेश्चन जब आता है, जब कोई भी मरीज़ कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उसकी एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी के बाद कार्डियोलॉजिस्ट मरीज़ को, अटेंडेंट्स को बुलाकर बताते हैं कि आपके मरीज़ की एक आर्टरी में ब्लॉक है या 2 में है या 3 में है या फिर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, आपके मरीज़ की बाईपास भी हो सकती है, आप चाहें तो हम एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। तो आप बताइए हम क्या करें। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन आंसर उतना सिंपल इसलिए नहीं होता क्योंकि इस आंसर को देने के लिए इसमें बहुत सारे एनाटॉमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं और इसमें सर्जन का और कार्डियोलॉजिस्ट का म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी इन्वॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जब मरीज़ ऑनगोइंग हार्ट अटैक में अगर आता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ऑनगोइंग हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि एक आर्टरी में कम से कम 100% ब्लॉकेज है। तो जब हम ऐसे मरीज़ की एंजियोग्राफी करते हैं तो एक आर्टरी 100% ब्लॉक निकलती ही निकलती है, लेकिन बाकी 2 आर्टरीज़ का कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो इसमें अगर इस पेशेंट की आर्टरी में, एक ही आर्टरी में 100% ब्लॉक है लेकिन बाकी दोनों आर्टरीज ठीक हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि इस आर्टरी को खोल दिया जाए, इसकी एंजियोप्लास्टी कर दी जाए। अगर यही मरीज़ बाकी दोनों आर्टरीज में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस हैं, जिनको हमें देखते ही लग रहा है कि इनको भी रिवस्कुलराइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन एक आर्टरी 100% बंद है, तो इस केस में क्या किया जाता है, एज ए बेल आउट सिचुएशन, जो आर्टरी जिससे इन्फाक्ट चल रहा है मरीज़ को, उसको खोल दिया जाता है और बाकी आर्टरीज़ को मरीज़ को स्टेबल होने के बाद में डिसाइड कर लिया जाता है कि अब इसको बाईपास होनी चाहिए या इसकी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। तो ये तो है एक अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। जब एक आर्टरी 100% बंद है तो उसके बारे में तो तुरंत ही हमें डिसाइड करना है। उस बारे में कम से कम सभी लोगों को, फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को ये क्लियरली जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक आर्टरी 100% बंद है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तुरंत खोलने में ही है और वही मरीज़ के लिए, फैमिली के लिए बेस्ट इलाज है। अगर आर्टरीज़ में, बाकी आर्टरीज़ में, तीनों में फ़्लो चल रहा है तो हमारे पास टाइम होता है कि हम सोच सकते हैं कि मरीज़ के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि मरीज़ की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज किस प्रकार की हैं। जैसे मेन आर्टरी लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट मेन कॉर्नरी होती है, राइट साइड की राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। अगर लेफ़्ट साइड की मेन कॉर्नरी आर्टरी में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है वेट करने के लिए। और अगर उसके 2 ब्रांचेज में, एलएडी में और एलसीएक्स में, प्रॉक्सिमल भाग में, मतलब ऊपर वाले भाग में स्टेनोसिस है, नैरोइंग है, टाइट नैरोइंग है, मोर देन 70%, सिग्निफिकेंटली नैरोइंग है, तो इन पेशेंट्स के लिए पीसीआई वर्सेस सीएबीजी एक आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ऑप्शन होता है। तो एक हम एनाटॉमिकल फैक्टर देखते हैं कि पेशेंट को बीमारी लेफ्ट मेन में है, आरसीएम में है, एलएडी में है, एलसीएक्स में है, प्रॉक्सिमल है, मिड में है या डिस्टल में है। जो नैरोइंग है वो फोकल है, मतलब छोटी नैरोइंग है जिसको बैलून से खोल के स्टेंट डाला जा सकता है, या फिर पूरी आर्टरी ही डिफ्यूजली डिजीज्ड है और स्टेंट प्लेसमेंट के लिए प्रॉपरली कोई हेल्दी जोन हमको नहीं मिल सकता है। तो ये एक फैक्टर होता है जो एंजियोप्लास्टी के अगेंस्ट जाता है। अगर हमको आर्टरीज़ में, पूरी आर्टरीज़ में नैरोइंग है, पूरी आर्टरीज़ में डिफ्यूजली डिजीज्ड है और हमको स्टेंट प्लेसमेंट के लिए कोई भी हेल्दी सेगमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है एंजियोप्लास्टी के लिए। तो स्टेंट डालने के लिए एक मेन रिक्विजिशन ये होना चाहिए कि लीजन फोकल हो, स्टेनोसिस जो है वो फोकल हो, और स्टेंट डालने के लिए हमको हेल्दी टू हेल्दी जोन हमको आर्टरी में मिले। और अगर कोशिश ये रहती है कि बहुत ज़्यादा लंबे स्टेंट या बहुत ही ज़्यादा स्टील चेस्ट ना बनाई जाए, वो भी एक हमारा रिक्विजिशन होती है। इसके अलावा अगर सारी आर्टरी कंप्लीटली डिफ्यूजली डिजीज हैं तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस केस में बहुत अनफॉर्चुनेटली कभी कभी आर्टरीज इतनी ज़्यादा नैरो होती हैं कि उनमें बाईपास के ग्राफ्ट भी नहीं लग सकते। बाईपास के ग्राफ्ट लगने के लिए भी आर्टरी का डायमीटर कम से कम 1 to 1.5 मिलीमीटर आर्टरी का डायमीटर होना चाहिए। अगर आर्टरीज की नैरोइंग 1 मिलीमीटर से कम हो गई है, आर्टरीज का डायमीटर, जो हमारी अवेलेबल आर्टरीज हैं उनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर हो गया है, तो ये आर्टरीज बाईपास के लिए भी सुटेबल नहीं बैठती हैं।
तो इस केस में अगर ये क्लिनिकल सिनेरियो है, तीनों ही आर्टरीज इतनी ज़्यादा डिफ्यूजली डिजीज्ड हैं और नैरोइंग भी उनकी इतनी ज़्यादा है कि डायमीटर मे बी लेस देन 1 मिलीमीटर बचा है, तो इन पेशेंट्स की बाईपास भी नहीं हो सकती। इनको ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी पे छोड़ दिया जाता है। तो पहले तो हमारे क्वेश्चन में हमारा ये समझना होता है कि क्या एंजियोप्लास्टी हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर हमें ये देखना है कि क्या बाईपास भी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती तो क्लियरली वी हैव नो ऑप्शन बट मेडिकल ट्रीटमेंट। जो प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स होते हैं हमारे बाईपास के और एंजियोप्लास्टी के, तो हम एंजियोप्लास्टी के बारे में आपको बता दें कि ये 40-50 साल पहले से शुरू हुई पुरानी ये टेक्निक है और काफ़ी एडवांस पहुंच चुकी है अपने हिसाब से। और बाईपास इससे बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्निक है। 1930 में जब पहला कार्डियोपल्मोनरी बाईपास डॉक्टर गिबन ने बनाया था, उसके बाद से ये बाईपास की सुविधा मरीजों को मिलने लगी थी और काफ़ी साल लगे इस टेक्निक को भी प्रॉपर्ली डेवलप होने में और एंजियोप्लास्टी को भी काफ़ी साल लगे प्रॉपर एक टू दिस एडवांस स्टेज डेवलप होने में। बाईपास को अगर एंजियोप्लास्टी से इन जनरल कंपेयर किया जाए तो एट द एंड ऑफ 15 to 20 ईयर ऑलमोस्ट दोनों का आउटकम सेम हो जाता है। मे बी पेशेंट का एज एडवांस होता है, डिजीज होती है, वो ग्रो करती है। क्योंकि अगर हम बाईपास का देखें तो ग्राफ्ट्स, अगर हम ग्राफ्ट्स की बात करें बाईपास में, लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी ली जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिसका ओक्लूजन रेट है ऑलमोस्ट 10% बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 साल तक कम से कम 90% केसेस में जो लिमा होती है, जो मोस्टली एलईडी को लगाई जाती है, लोगों में बहुत अच्छे से काम करती रहती है और एलईडी को हम अभी भी एक लाइफ सेविंग आर्टरी का नाम देते हैं। बाकी जहाँ तक वेनस ग्राफ्ट्स की बात है तो वेनस ग्राफ्ट्स का पेटेंसी के ये इश्यूज हैं कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ओनली मे बी 10 to 20% ग्राफ्ट्स बंद हो जाते हैं और उसके बाद में 1 to 2% ऑफ द ग्राफ्ट 5 साल तक बंद होते रहते हैं। और अगर 10 साल हम लीमा से वेनस ग्राफ्ट्स को कंपेयर करें तो बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स तकरीबन 50% ग्राफ्ट्स पेटेंट रह जाते हैं। अगर हम इसके सामने एंजियोप्लास्टी की बात करें, स्टेंट्स की बात करें, तो स्टेंट्स की स्टेनोसिस रेट भी 3 to 5% है। आजकल जो स्टेंट्स हैं बड़े थिन स्टड स्टेंट हैं, अभी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फ्री टाइप के स्टेंट्स हैं। अगर उनको प्रॉपर्ली इम्प्लांट किया जाए, प्रॉपर्ली आर्टरी के बेड को प्रिपेयर किया जाए, तो उनकी स्टेनोसिस रेट भी आजकल काफ़ी कम है। बाय द एंड ऑफ मे बी 10 ईयर्स और 15 ईयर्स दोनों के आउटकम ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, इन द सेंस कि जहां हमने स्टेंट डाला उस आर्टरी के ऊपर या नीचे या स्टेंट के अंदर फिर से बीमारी आने लगती है। वो बीमारी अपनी एक नेचुरल प्रोसेस की बीमारी भी होती है, या फिर मरीज़ कई बार दवाइयाँ छोड़ देते हैं, या फिर मरीज़ को कोमोर्बिडिटीज़ इतनी होती हैं कि वो काफ़ी प्रोन होते हैं कि ये बीमारी उनको फिर से डेवलप हो। सेम सिचुएशन, जैसे कई लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपने स्टेंट डाल दिया, अब ये तो लोग बोलते हैं कि स्टेंट तो ख़राब हो जाता है। तो स्टेंट खराब क्या हो जाता है? स्टेंट खराब नहीं होता। स्टेंट में उसी प्रकार से बीमारी डेवलप होती है जिस प्रकार से आपकी अपनी नेचुरल आर्टरीज में बीमारी डेवलप हुई थी। उसको बचाने के लिए आपको वही सब तरीके अपनाने पड़ते हैं जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाइयाँ प्रॉपर्ली लेना, और जो भी आपको अपनी हेल्दी आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए आपको करना चाहिए, वही सब आपको स्टेंट को भी हेल्दी रखने के लिए करना पड़ता है। तो एक बार स्टेंट डल गए या बाईपास हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दवाइयों से छुट्टी हो गई या फिर आप लाइफ स्टाइल के लिए आप फ्री हो गए कि आप जो भी चाहें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपनी तरफ से कार्डियक डिसिप्लिन तो ऑब्जर्व करना ही पड़ता है। तो हम बेसिक क्वेश्चन पे फिर से आते हैं कि जब डॉक्टर ने बताया कि तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं और बाईपास भी हो सकती है या एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, तो आप बताइए हम क्या करें। तो इसमें एक तो डायबिटीज़ फैक्टर होता है, जो जिस भी मरीज़ को डायबिटीज़ है, हालांकि ये शायद सोसाइटी में एक मिथ भी है कि डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि ये माना जाता है कि डायबिटिक पेशेंट को शायद हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो शायद इसको एक्स्ट्रापोलेट करके लोग ये समझते हैं कि इस मरीज़ को शायद बाईपास से भी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ के मरीज़ में अगर बाईपास की जाती है तो उसके रिजल्ट्स हमेशा एंजियोप्लास्टी से बेहतर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक सोसाइटी को क्लियर होना चाहिए कि डायबिटीज़ होना एक कम्प्लीटली एक फेवरेबल फैक्टर है कि हम मरीज़ को बाईपास के लिए भेजें। दूसरी बात आती है एक हार्ट की पंपिंग होने की। जैसे बताया जाता है कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कमज़ोर है, उसमें भी लोगों को ये लगता है कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है तो क्या ये मरीज़ का हार्ट टॉलरेट कर पाएगा इतनी बड़ी सर्जरी। तो उसमें भी एक ये जानकारी होने की ज़रूरत है कि अगर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, अगर LVEF कमज़ोर है पेशेंट का, तो अगर पेशेंट की मायोकार्डियम वायबल है तो बाईपास के बाद उसके रिजल्ट्स हमेशा बेहतर होते हैं एंजियोप्लास्टी की तुलना में। अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि अगर
LVEF बहुत ही पुअर है कि पेशेंट का हार्ट बाईपास को टॉलरेट नहीं कर पाए, अगर उतना पुअर है तो फिर ये एक रिलेटिव काउंटर इंडिकेशन होता है बाईपास ना करने का। इसके अलावा जो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास, तो एक इसमें हम एनाटॉमिकल फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सिंटैक्स स्कोर। सिंटैक्स स्कोर हमारा बताता है, जो एक एंजियोग्राफिकल एनालिसिस स्कोर होता है, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हम सिंटैक्स स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो जिसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कितना डिफ्यूजली डिजीज आर्टरी है। डिफ्यूजली डिजीज का मतलब पूरी आर्टरी में ही नैरोइंग है, ऑल थ्रू आर्टरी बीमारी है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ हेल्दी जोन हो और जहाँ पे आप स्टेंट लगा पाएँ, उसको डिफ्यूजली डिजीज कहते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा कैल्शियम है पूरी आर्टरीज में, तो कैल्शियम अगर बहुत है आर्टरी में, कैल्शियम को ठीक करने के लिए एंजियोप्लास्टी में हमारे पास टेक्निक्स हैं, जैसे रोटर टेक्निक है, IVL बलून आ गए हैं आजकल, लेकिन वो बहुत महंगी टेक्निक्स है और इतना वो कम्प्लीटली सेफ टेक्निक नहीं है अगर रोटा को भी हम देखें तो। इस केस में और अगर तीनों ही आर्टरीज में हमें रोटा करके स्टेंट डालना है तो वो मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन बन जाती है कि आप बाईपास सर्जरी को प्रीफर करें। तो अगर क्लियरली आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आर्टरीज में सारी में ही बीमारी है, पूरी आर्टरी आपकी बीमार है, कहीं भी स्टेंट डालने के लिए प्रॉपर्ली जगह नहीं है हमको, या फिर आर्टरीज में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। आर्टरीज में हम जब स्टेंट डाल सकते हैं, लेकिन हम हमारे स्टेंट डालने की भी एक लिमिटेशन होती है, तो सब जगह स्टेंट नहीं डाल सकते। जैसे डिस्टल आर्टरी है, वहाँ पे हम स्टेंट नहीं डाल सकते, एक पर्टिकुलर साइज़ के नीचे हम स्टेंट नहीं डाल सकते। तो अगर इस प्रकार की लिमिटेशंस आपको डॉक्टर ने बताई हैं तो नेसेसरली वो एक इंडिकेशन है कि आप बाईपास का ऑप्शन चूज़ करें। तो एनाटॉमिकली जो 3-4 चीज़ें होती हैं सिंटैक्स स्कोर के अनुसार, एक होता है बाइफर्केशन स्टेनोसिस या ट्राइफर्केशन स्टेनोसिस। उसका मतलब ये होता है कि एक आर्टरी जो 2 में डिवाइड होती है, एक आर्टरी जब 3 में डिवाइड होती है, अगर वो नैरोइंग पॉइंट पे जो डिवीजन पॉइंट है वहाँ पे बीमारी है और अगर हम उसमें स्टेंट डालते हैं तो नेसेसरली जो साइड ब्रांच है या तो हम उसमें भी स्टेंट डालें या फिर वो फर्दर नैरो होने के, या हो सकता है कि वो आर्टरी बंद ही हो जाए, ये चांसेस होते हैं। तो बाइफर्केशन होना, ट्राइफर्केशन होना, सीवर कैल्सिफिकेशन होना, बहुत ज़्यादा डिफ्यूजली डिजीज़ होना या फिर लेफ्ट मेन डिजीज़ होना, ये सब एक इंडिकेशंस होते हैं कि बाईपास एक मरीज़ के लिए बेहतर ऑप्शन है। LV डिस्फंक्शन का मैंने बताया, जो एक समाज में कॉमन मिथ है, तो LV डिस्फंक्शन, डायबिटीज़, ये क्लियरली इंडिकेशंस हैं कि बाईपास बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा जो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर आपको बताते हैं, अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में भी आती हैं चीज़ें कि एक हम इस साइड में डाल देंगे एक स्टेंट, लेकिन साइड वाली आर्टरी बंद होने की संभावना है, ऐसा डॉक्टर आपको बताते हैं। तो इस पेशेंट का अगर हम बाईपास करते हैं तो एक साइड की आर्टरी को भी ग्राफ्ट लगता है और मेन आर्टरी को भी ग्राफ्ट लगता है। तो जो हम कहते हैं कंप्लीट रिवस्कुलराइजेशन, तो कंप्लीट रिवस्कुलराइजेशन अगर हम एंजियोप्लास्टी वर्सेस बाईपास कंपेयर करें तो बाईपास में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम मरीज़ को जो रिवस्कुलराइजेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट होता है इन कंपैरिजन टू एंजियोप्लास्टी, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में आप हर साइड ब्रांच को, डिस्टल के आर्टरी को आप स्टेंट नहीं डाल सकते, जबकि ग्राफ्ट आप स्टेनोसिस के बियॉन्ड लगाते हैं तो डिस्टल आर्टरी को पूरी को अच्छे से फ्लो रिस्टोर हो जाता है और साइड ब्रांच को भी एक ग्राफ्ट लगा देते हैं। एक बाईपास ऑपरेशन होता है तो कम से कम 3 या 4 ग्राफ्ट पेशेंट को एक ही गो में लग जाते हैं, जबकि एंजियोप्लास्टी के दौरान हम 3 या 4 स्टेंट एक साथ किसी भी मरीज़ को डालना प्रीफर नहीं किया जाता। डाल दिया जाता है, टेक्निकली इम्पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन इसके आउटकम्स बाईपास की तुलना में अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते। अब हम चलें बाईपास की तरफ कि हमने डिसाइड कर लिया कि मरीज़ के लिए बाईपास ठीक है, हमारे मरीज़ को डायबिटीज़ है या LV डिस्फंक्शन है या मरीज़ की कॉर्नरी आर्टरीज़ है, जो एनाटमी है वो एंजियोप्लास्टी के लिए सुटेबल नहीं है, तो अभी हम बाईपास का ऑप्शन चूज़ करें। बाईपास का ऑप्शन चूज़ करने के बाद में कार्डियक सर्जन की भी अपनी इवैल्यूएशन होती है, उसकी अपनी स्कोरिंग सिस्टम होती है, जैसे यूरो स्कोर वगैरह, वो पेशेंट की कोमोर्बिडिटीज़ देखेंगे, वो पेशेंट की अदर बाकी फ्रेल कितने हैं, पेशेंट की 1 ईयर लाइफ प्रोग्नोसिस कितनी है, वो सब देख के वो डिसाइड करते हैं कि मरीज़ बाईपास के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास को ये थोड़ा हमको हेल्प करता है डिसाइड करने में। कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। जब एंजियोप्लास्टी करते हैं, जो लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं उनको उसका वो डिफ़िकल्टी मालूम है कि अगर कैल्शियम वाली आर्टरी आपके बैलून से नहीं खुली
तो उसमें स्टेंट का डिप्लॉयमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता, स्टेंट की जो एक्सपेंशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और अगर वो प्रॉपर नहीं हो पाती तो इन स्टेंट रेस्टेनोसिस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ऐसी एंजियोप्लास्टी करने से बेहतर है कि ऐसी आर्टरीज़ की बाईपास करवा दी जाए। जो डिफ्यूजली डिजीज आर्टरीज़ हैं उनका मैंने कहा पहले ही कि उनमें कोई प्रॉपर चूँकि लैंडिंग जोन नहीं है स्टेंट के लिए, तो उनके लिए भी एंजियोप्लास्टी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होती है। इसके अलावा जब बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं मल्टीपल प्लेस पे, तो आप मल्टीपल स्टेंट्स नहीं डालेंगे और ग्राफ्ट उसमें बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आपका ये जो बाकी फैक्टर्स हो गए, जैसे अगर मरीज़ की कोई और सर्जरी होनी है वाल्व की, जैसे वाल्व रिप्लेसमेंट होना है, तो नेसेसरली साथ में बाईपास और वाल्व रिप्लेसमेंट दोनों हो जाएगा। इसके अलावा कई बार मरीज़ जब हार्ट अटैक में आता है, तो बहुत सीवियर हार्ट अटैक में क्या होता है कि कई बार एक वाल्व लीक हो जाता है और बहुत सीवियर वाल्व लीक होता है, और या फिर कई बार जो सेप्टम है हमारा दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में वो रप्चर हो जाता है, या फिर कई बार फ्री वॉल रप्चर हो जाती है। तो अगर ये पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं इस एक्यूट इवेंट को, तो इन पेशेंट्स के लिए भी बाईपास मैंडेटरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमको एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बारे में डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अब मैं इसमें एक और इशू डिस्कस करना चाहूँगी, जिसको हम स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या साइलेंट इस्कीमिया, जैसे एक बहुत कॉमन सबसेट होता है। पेशेंट ने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में टीएमटी करा लिया, पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल हेल्दी हैप्पी मिडिल एज्ड मैन, और उसकी एंजियोग्राफी हो गई, और एंजियोग्राफी में डॉक्टर ने बताया कि आपके तो तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं और आपको भी बाईपास करा लेना चाहिए या फिर एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए। तो पेशेंट के दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं तो ठीक चल फिर रहा था, मुझे तो दिक्कत भी नहीं थी, सिर्फ एक टीएमटी कराया, वो पॉजिटिव आ गया, अब मैं इतना बड़ा प्रोसीजर कराऊं कि नहीं कराऊं, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इसको डिसाइड करने के दो क्राइटेरिया होता है, एक तो प्रोग्नोस्टिकेट क्राइटेरिया, एक सिम्टम्स रिलीफ के लिए। तो प्रोग्नोसिस क्राइटेरिया ये होता है कि हमारे हार्ट की हमारी जो लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी है, अगर उसमें हमको 50% स्टेनोसिस मिली है, इंसिडेंटल फाइंडिंग हम इसको कहेंगे, तो हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास करें, डिपेंडिंग ऑन डायबिटीज़ है या नहीं मरीज़ को, मल्टीवेसल डिजीज़ है या नहीं मरीज़ को, मरीज़ का बाकी स्कोर्स कैसे हैं, लेकिन मरीज़ को इसमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी की स्टेनोसिस जो मोर देन 50% है, अगर हम उसको बगैर ट्रीटमेंट के छोड़ते हैं, तो 10 to 15% मोर्टेलिटी पर एनम होती है। तो 100 लोगों में से 10 से 15% लोग 1 साल के बाद उनकी लाइफ नहीं रहती है। तो ये होता है एक प्रोग्नोसिस मार्कर। हो सकता है पेशेंट को सिम्टम्स ना हुए हों, लेकिन ये डिजीज़ अगर हमें इंसिडेंटली भी मिली है तो हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। इसी प्रकार से एक टर्म होती है लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी इक्विवेलेंट डिजीज़, जिसमें लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, लेकिन एलएडी और एलसीएक्स के प्रॉक्सिमल भाग में मोर देन 70% डिजीज़ है, तो वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू लेफ्ट मेन डिजीज़ हो जाती है। इसको भी इवन इफ पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी प्रोग्नोसिस लेफ्ट मेन डिजीज़ की तरह बेड प्रोग्नोसिस होती है। इसी प्रकार से तीनों आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हैं, पेशेंट को एलवी डिसफंक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि पेशेंट को इस्कीमिया तो हो ही रहा है, पेशेंट ने उसको नोटिस नहीं किया या पेशेंट ने की अपनी कोई एक्टिविटीज़ कर्टेल कर ली हो, इस पेशेंट को भी प्रोग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एंजियोप्लास्टी या बाईपास, जिसके लिए भी उसकी कॉर्नरी आर्टरी सुटेबल हो, वो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए। इसके बाद में अगली इंडिकेशन आती है सिम्टम्स के लिए। बहुत बार मरीज ऐसा होता है कि तुरंत नहीं उनके समझ में आता, नहीं मान पाते इस बात को, तो नहीं अभी तो हमको ट्रीटमेंट पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ट्रीटमेंट पे मरीज चले जाते हैं, ऑप्टिमम मेडिकल ट्रीटमेंट पे अगर पेशेंट के सिम्टम्स रिलीफ नहीं हो रहे हैं, तो उसको सिम्टम रिलीफ के लिए भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन करना चाहिए। इंडिकेशंस हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास के, तो पहले तो हम ये डिसाइड करें कि होनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, फिर दोनों में से कौन सी फेजिबल है, क्योंकि डॉक्टर ने अगर आपके ऊपर छोड़ दिया है तो आपको उसकी फेजिबिलिटी समझनी है, क्योंकि कंप्लीट रिवस्कुलराइजेशन पेशेंट को देना हमारा एम है और एम होना चाहिए, उसी से पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं एग्जिस्ट करती है। थैंक यू।